माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के एफएक्यू पेज के मेजर आर्टिकल्स, यानी कि 6 जून के जो मेजर आर्टिकल्स एफएक्यू पेज पर आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज 4 आर्टिकल्स आए थे, चारों को हम डिटेल में देखेंगे कि उनमें क्या लिखा था। लेट्स गो अहेड। सबसे पहला आर्टिकल है कोविड-19 वैक्सीन एंड द इंडेमनिटी क्लॉज। इसमें इंडेमनिटी क्लॉज के बारे में बताया गया है। तो द पॉइंट इज द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जो है इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि हमें लायबिलिटी से इंडेमनिटी दे दो। इंडेमनिटी इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कंपनी किसी भी फ्यूचर कॉम्पनसेशन ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती है इन केस उनकी वैक्सीन लगाने से किसी को कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी एडवर्स इफेक्ट्स आए, परमानेंट एडवर्स इफेक्ट्स, तो उससे रिलेटेड कॉम्पनसेशन वो कंपनी से डिमांड नहीं कर सकते हैं। The law on drugs in India does not have a provision for indemnity related to drugs or vaccine approval. Drugs या vaccine approval से related कोई भी indemnity का clause हमारी कंट्री के laws में नहीं है, और अगर फिर भी हमारी कंट्री उनको indemnity देती है तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पर साइन करेगी। विच मीन्स कि कल को अगर इंडेमनिटी डिमांड करनी है या कॉम्पनसेशन किसी को डिमांड करना है तो फिर कंपनी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करना होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 में सेक्शन 124 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को एज वन बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम एनी लॉस कॉस्ट टू द लेटर। विच मीन्स कि कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि कल को अगर आपको कोई भी लॉस होगा तो हम उससे आपको बचाएंगे। इसको कहते हैं इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई वैक्सीन से किसी की डेथ हो जाती है वैक्सीन लगवाने के बाद, या फिर उनको कोई लास्टिंग डैमेज, परमानेंट डैमेज हो जाता है किसी रेसिपिएंट को, तो वो जो कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे वो गवर्नमेंट पे करेगी और कंपनी पे नहीं करेगी। और इन केस अगर कोर्ट ऑर्डर करे कंपनी को पे करने के लिए तो कंपनी पे करेगी, बट द कंपनी विल बी एबल टू रिकवर द सेम अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो सेम अमाउंट गवर्नमेंट से रिकवर कर सकती है। इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा प्रेसिडेंट आज तक कभी हुआ नहीं है जहां पे किसी कंपनी को ऐसी इंडेमनिटी इंडिया में दी गई हो किसी भी दवाई या ड्रग को लेकर। एसेंशियली एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर होता है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी को लेकर। क्या इसके प्रोविजंस होते हैं वो मेनली कॉन्फिडेंशियली रखे जाते हैं, और इसी रीजन की वजह से फाइजर ने जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी गवर्नमेंट्स के साथ साइन किए हैं, जैसे कि यूके के साथ भी साइन किया है, उसकी डिटेल्स को पब्लिक करने से फाइजर ने मना कर दिया है। तो हम एक्चुअली ये भी नहीं जानते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ किस बेसिस पर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट फाइजर ने साइन किया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक कंपनी जिसको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है किसी कंट्री में कि भाई हम अपनी ड्रग या वैक्सीन आपकी कंट्री में बेचना चाहते हैं, तो उस कंपनी को ये देखना होता है कि वो सारी कंडीशंस, प्रोसेसेस, रेगुलेशंस और सारे लॉज उस पर्टिकुलर कंट्री के फॉलो करे। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और अगर अप्रूवल उनको मिल भी जाता है तो उसके बाद भी उनको सारी नेशनल गाइडलाइंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल सिचुएशंस चल रही है पैंडेमिक को लेकर, और बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेजेस हो रही हैं, तो इस बात का फायदा उठाते हुए कंपनीज ने कंडीशंस सेट करना स्टार्ट कर दिया है। और अब बात उल्टी हो गई है कि गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं सुनेंगी बल्कि कंपनीज की बात गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। इंडिया में कुछ ऐसा है कि जो डीजीसीआई है उन्होंने ऑलरेडी लोकल ट्रायल्स के लिए जो नीड थी अर्लियर वो मना कर दिया कि अब लोकल ट्रायल्स करने जरूरी नहीं है। मतलब कि पहले ऐसा रूल था कि जिन भी फॉरेन वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है यूएस, यूके, ईयू या जापान के रेगुलेटर से, या फिर डब्ल्यूएचओ ने जिस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है, इंडिया भी उन सबको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इंडिया में अप्रूव कर देगी। बट उसके बाद एक पोस्ट अप्रूवल पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल होगा 7-8 दिन का, और उसमें लोगों को वैक्सीन लगाकर देखी जाएगी ट्रायल में। अगर वो ट्रायल भी पास हो जाता है तो हमारी कंट्री में भी वो वैक्सीन लगनी लगेगी। बट अभी कुछ दिन पहले इस रूल को चेंज करके डीजीसीआई ने कहा कि अब कोई ऐसा पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स ऐसी कोई भी वैक्सीन जिसको यूएस, यूके, ईयू, जापान के रेगुलेटर्स ने या फिर डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया है, उनको हमारी कंट्री में पैरेलल ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दे आर ऑल्सो अप्रूव्ड इन आवर कंट्री ऑटोमेटिकली। तो हमने ऑलरेडी रूल्स को इतना रिलैक्स कर दिया है, उसके बावजूद भी जो कंपनीज हैं वो अपनी डिमांड्स रख रही हैं, जैसे कि हमने देखा इंडेमनिटी को लेकर।
तो ये तो समय समय की बात है कि कौन कब ज्यादा पावरफुल है, कब किसकी ज्यादा जरूरत है, उसके बेसिस पे उनकी डिमांड्स रखी जाती है और कंट्रीज को माननी भी पड़ती है। हम अगर देखें तो 2019 में हमारे न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हमने लॉन्च किए थे। उसमें हमने बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस डाली हैं ड्रग को लेकर या वैक्सीन को लेकर अप्रूव करने की, या फिर ट्रायल्स के लिए जो रेगुलेशंस होती है बहुत स्ट्रिंजेंट है। इसमें इवन कॉम्पनसेशन भी हमने डाला है कि अगर कोई ट्रायल होता है हमारी कंट्री में और उनमें से किसी भी पर्सन को कुछ भी हार्म होता है तो उसका कॉम्पनसेशन ट्रायल स्पॉन्सर को पे करना पड़ेगा। बट ये सारा हमें वेव ऑफ करना पड़ा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और इसी के चलते जो कंपनीज है वो अपनी डिमांड्स भी हमारे सामने रख रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब क्या करना चाहिए, उनको इंडेमनिटी तो देनी पड़ेगी कंपनीज को, ताकि कंपनीज से फिर हम लोअर प्राइसेस की डिमांड कर सके और ज्यादा वैक्सीन ले सके। अगर हम उनको इंडेमनिटी नहीं देते हैं तो शायद वो वैक्सीन देने को तो तैयार हो जाएंगे, बट मैन्युफैक्चरर्स उस रिस्क का, उस जो बाद में उनको शायद कॉम्पनसेशन किसी को देना पड़े, उसका जो रिस्क होगा वो सारा रिस्क वो वैक्सीन के प्राइस में ऐड कर देंगे, जिससे वैक्सीन और महंगी हो जाएंगी। तो वी विल बी एट अ लॉस देन। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंडेमनिटी दे भी देती है तो फिर गवर्नमेंट के सामने और डिमांड्स आने लगेगी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक है, ये भी डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी इंडेमनिटी दो, और इंडिया को इन्हें भी इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इनको भी देनी पड़ेगी, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। उससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भार हो जाएगा पूरे रिस्क का, 1 बिलियन वैक्सीन शॉट्स का। तो वो गवर्नमेंट को बैलेंस बनाकर देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा सकते हैं। एंड दैट इज ऑल जो इस आर्टिकल में था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, वो था अ चाइनीज एनक्लेव इन श्रीलंका। ये आर्टिकल मेनली श्रीलंका से रिलेटेड है, बट हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज श्रीलंका इज आवर नेबर और इसमें चाइना बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है, तो वो हमें देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आवर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। श्रीलंका ने रिसेंटली कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पास किया है। इस बिल में क्या है, ये बिल है रिलेटेड टू चाइना बैक्ड कोलंबो पोर्ट सिटी। चाइना एक कोलंबो पोर्ट सिटी बना रहा है श्रीलंका में, उससे रिलेटेड ये बिल है। और वो ये जो प्रोजेक्ट है ये $1.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। कोलंबो से सेपरेट, कोलंबो पोर्ट से सेपरेटेड है, बट उसके बगल में ही ये सिटी बनाई जा रही है। ये एक ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, और देखा जाए तो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या जो इस आइडिया के साथ कम अप हुए वो ये भी कह रहे हैं दैट इट विल बी लाइक अ सिंगापुर और दुबई इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक दूसरा सिंगापुर या दुबई की तरह ये बन जाएगा। बट जो स्केप्टिक्स हैं वो कह रहे हैं कि कल को ये चाइनीज कॉलोनी भी बन सकती है। इस एक्ट में दो चीजों के बारे में बात हुई है, एक तो पोर्ट सिटी और एक पावरफुल कमीशन। ये दोनों ही, जो कमीशन होगी वो उस पोर्ट सिटी को रन करेगी, तो ये दोनों ही श्रीलंका के जो लॉज है उनसे इन्हें बहुत बड़े लेवल पर इम्यूनिटी अवेलेबल होगी, विच मीन्स ये उन लॉज से इम्यून होंगे। उन लॉज को फॉलो करना इनके लिए जरूरी नहीं है। उसके अलावा इन्हें बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, और जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उनको इंसेंटिव्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। इसको वर्ल्ड क्लास सिटी ऑफ साउथ एशिया भी बुलाया जा रहा है, और इसके अंदर 5 डिस्टिंक्ट जोन्स होने वाले हैं। दैट इज द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, द सेंट्रल पार्क लिविंग एंड द आइलैंड लिविंग, रेजिडेंशियल एरियाज अंडर द मरीना, और लास्टली द इंटरनेशनल आइलैंड। इट इज शेड्यूल्ड फॉर कंप्लीशन बाय 2041 तक इसको कंप्लीट होना है। सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था बाय चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जब वो श्रीलंका गए थे, और उस टाइम पे श्रीलंका में महिंदा राजपक्सा की गवर्नमेंट थी। बाद में ये गवर्नमेंट 2015 में आउटस्टेड हो गई थी और दूसरी गवर्नमेंट आई थी, जिन्होंने आने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कर दिया था, बट फिर अगेन इसे कंटिन्यू करा। इवन नवंबर 2019 में तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी लाने वाले हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 83,000 जॉब्स क्रिएट करने वाला है, अलॉन्ग विद $15 बिलियन ऑफ द इनकम। ये जो प्रोजेक्ट है इसका सारा फाइनेंस चाइना से आ रहा है। चाइना पूरा का पूरा इसके अंदर $1.4 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है वाया अ कंपनी नोन एज CHEC पोर्ट सिटी कोलंबो, और ये चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी है, यानी कि चाइना के गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड कंपनी है।
और ये जो पोर्ट सिटी है ये थर्ड ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे चाइना का सिग्निफिकेंट स्टेक है श्रीलंका में। बाकी दो क्या है, एक तो है 85% का चाइनीज स्टेक इन कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स लिमिटेड, और दूसरा 2017 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने हम्बनतोटा पोर्ट भी चाइना को दे दिया था 99 साल की लीज के ऊपर। तो ये दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना का बहुत बड़ा स्टेक ऑलरेडी श्रीलंका में है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही आते हैं। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, उसमें इतना बड़ा हाथ है, तो काफी सारे अपोजिशन भी श्रीलंका में इसके बारे में बोल रहे हैं, विच मीन्स इस प्रोजेक्ट के अपोजिशन में भी बहुत से लोग हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फिशर फोक। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से मरीन लाइफ और लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट होगा। उसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है और जो सिविल सोसाइटी है वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ तो नहीं है, बट वो इस बात के खिलाफ है कि जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होगी। तो कल को हम श्रीलंका को चीलम या चीलंका भी बुला सकते हैं। दैट इज, उन्होंने चाइना और श्रीलंका को मिक्स करके चिलंका बुलाया। Apart from this, that a section of Buddhist monks are also there. Buddhist monks जिनका बहुत से है पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा कि इससे श्रीलंका की सॉवरेंटी भी इरोड हो रही है। वेरी वेल। देन 19 पिटिशंस भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो रूलिंग की उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए और गवर्नमेंट ने उनको हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया। बट अपोजिशन का ऐसा कहना है, अपोजिशन पार्टी का ऐसा कहना है कि वो जो चेंजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किए थे वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस है, उसमें कोई ज्यादा असर चाइनीज स्टेक्स को या किसी और चीज को ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दे आर जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस, ऊपर ऊपर से चेंजेस कर दिए गए हैं, प्रॉब्लम सारी वैसे के वैसे है। तो अब हम ये देखते हैं किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है और हमारे भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इंडिया को भी उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज यूएस डिलेज टैरिफ्स अगेंस्ट डिजिटल सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? पिछले हफ्ते के अंदर यूएसए ने एक 25% टैरिफ अनाउंस किया। उन्होंने बोला कि $2 बिलियन वर्थ के जो इंपोर्ट्स हमारे पास आते हैं 6 कंट्रीज से, दैट इज ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम, इनके जो इंपोर्ट्स हमारी कंट्री में आते हैं उन पर हम टैक्स लगाएंगे 25%। ये बोलने के बाद ही इमीडिएटली उन्होंने इसी प्रपोजल को सस्पेंड भी कर दिया 180 डेज के लिए। उन्होंने बोला कि चलो 180 डेज का टाइम है, हम ये टैक्स नहीं लगा रहे हैं, और इस टाइम पे इस 180 डेज के अंदर हम क्या करेंगे कि इन सब कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस करेंगे और एक मल्टीलेटरल सोल्यूशन पर आएंगे। पहले तो हम ये देखते कि उन्होंने ये टैक्स लगाया क्यों, टैरिफ लगाया क्यों। दूसरा हम ये देखेंगे कि उन्होंने ये सस्पेंड क्यों किया। यूएसटीआर जो है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जून 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी अंडर सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड्स एक्ट 1974। इस एक्ट के अंदर यूएसटीआर को ये अथॉरिटी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च कर सकते हैं अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स में, और फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं अगर कहीं पे भी यूएसए का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। तो रिसेंटली तक तो ये क्या कहते थे कि इन इन्वेस्टिगेशंस का जो इन्वेस्टिगेशन से जो भी बात निकल कर आती थी उससे WTO में डिस्प्यूट डाल देते थे और वहां पर सेटलमेंट करते थे। बट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हमने देखा कि ये इन्वेस्टिगेशंस की गई और अब जो इससे बात निकल कर आई वो ये थी, the investigation had found that the digital service tax imposed by each of these countries are discriminatory against US tech firms। उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेस लगाए हैं इन कंट्रीज ने, डिजिटल सर्विस टैक्स, ये हमारी कंट्री की जो टेक फर्म्स हैं उनको, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसी अथॉरिटी का यूज करके, ट्रेड एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी उनको मिली है इसी का यूज करके बहुत सारे गैप है उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड में, उनको कम करने का कोशिश किया था, और इसी के चलते चाइना के साथ उनकी ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी जो हमने देखी लास्ट ईयर। अब बाइडेन क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एज इट इज वैसे ही नहीं, वो इसको मिडिल पाथ लेकर फॉलो कर रहे हैं। वो एक तरफ तो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने नेगोशिएशन के लिए टाइम भी दे दिया है। तो दिस इज हाउ ही इज कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। इंडिया को कैसे इफेक्ट होगा?
इंडिया ने फाइनेंस बिल 2021 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की है कि 2% डिजिटल सर्विस टैक्स हम लगाएंगे नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका नाम हमने दिया इक्वलाइजेशन लेवाई का। और यूएसटीआर के इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग इस टैक्स से हमारी गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली $55 मिलियन यील्ड होंगे। अगर हम इनके साथ कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि अगर हम इक्वलाइजेशन लेवाई भी लगाएं और साथ में वॉशिंगटन के साथ नेगोशिएशन भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ फाइनल रेट अग्री होगा जो 2% से कम ही होगा, और उसकी वजह से हमारे जो ये $55 मिलियन हमें मिलने वाले थे ये कम मिलेंगे। और अगर हम नेगोशिएट नहीं करते हैं और अपना 2% इक्वलाइजेशन लेवाई लगाते हैं, तो हमारे जो $118 मिलियन के एक्सपोर्ट्स यूएसए को होते हैं उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि यूएसए फिर उनके ऊपर टैरिफ लगा देगा, और उससे हमारी 26 कैटेगरीज ऑफ गुड पर असर पड़ने वाला है, जिसमें है बासमती राइस, सिगरेट पेपर, कल्चर्ड पर्ल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सर्टेन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी आइटम्स एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया विल हैव टू कंसिडर इट्स ऑप्शंस केयरफुली एट दिस जंक्चर। हमें बहुत ही केयरफुली सोचना होगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। एक तरफ तो हमको ये जो ट्रेड वॉर से स्टार्ट कर दी है यूएस ने, इससे दूर रहना है। हमें कोशिश करनी है जितनी ज्यादा हो सके ऐसे रिटेलिएटरी टैक्सेशन ना लगाने पड़े, ना ही उनको ना ही हमें। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि हमने जो ये 2% इक्वलाइजेशन लेवाई प्रपोज किया है ये भी हमें पूरी तरह से हटाना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल टेक फर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा कम टैक्स पे करती हैं, हमारी कंट्री में भी और अदर कंट्रीज में भी। तो उनको और भी कम टैक्स पे करना पड़े वो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जितना वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हमारी कंट्री में कर रहे हैं, एटलीस्ट उससे रिलेटेड टैक्स तो दें। तो वी विल हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, और बहुत ही ध्यान से इंडिया को कोई डिसीजन लेना होगा। The next and the last article is first human infection of H10N3 bird flu। जी हाँ, चाइना फिर से एक और वायरस ले आया है और उसका फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन हमें पता चल गया है। चाइना फॉर दैट मैटर ये वायरस लेकर नहीं आया है, ये पहले से एग्जिस्ट करने वाले वायरस का एक नया सब टाइप आ गया है जिसका ह्यूमन इन्फेक्शन हमने पकड़ लिया है, हमने एज इन चाइना ने पकड़ लिया है। तो चाइना ने कहा कि एक रेयर स्ट्रेन ऑफ वायरस है, H10N3 इसका नाम है। ये नॉर्मली पोल्ट्री को इफेक्ट करता था अभी तक, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक 41 ईयर ओल्ड मैन है जो कि ईस्टर्न जियांगसू प्रोविंस में रहते हैं, वो इससे इन्फेक्ट हो गए हैं। वो कैसे इन्फेक्ट हुए, क्या हुआ, इसके बारे में चाइना ने कुछ नहीं बताया है। दे हैव जस्ट टोल्ड अस कि हाँ हमने एक ह्यूमन इन्फेक्शन डिटेक्ट किया है। और चाइना ने हमें ये भी कहा है कि ये जो स्ट्रेन है इसके ये बहुत ही लो पैथोजेनेटिक है। इसका मतलब है कि इससे डिसीज बहुत ही कम होती है। लाइक अगर किसी को ये स्ट्रेन इन्फेक्ट भी कर दे तो उससे डिसीज बहुत ही कम लोगों को होती है, बर्ड्स बहुत ही कम बर्ड्स में होती है, और वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड भी नहीं करता। ये हमें चाइना ने कहा है। हमें चाइना की बातों को बहुत ही सोच समझकर मानना चाहिए और एक पिंच ऑफ द सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। सारी बातें उनकी पूरी तरह से सच नहीं होती हैं वैसे, तो हमें भी अपनी रिसर्च पूरी इसमें करनी चाहिए। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, मोस्ट कॉमनली ये H5N1 वायरस की वजह से होता है, और बर्ड्स को होता है ऑब्वियसली, और फिर इनके लिए फेटल ही होता है। बर्ड्स मरते ही मरते हैं इससे, और बर्ड से ये दूसरे एनिमल्स तक भी फैल सकता है और ह्यूमंस तक भी फैल सकता है, जो कि हमने देखा है। WHO तो कहता है कि H5N1 जो है वो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था ह्यूमंस में 1997 में, और उसके बाद से जितने भी ह्यूमंस को H5N1 ने इन्फेक्ट किया है उसमें ऑलमोस्ट 60% हैव डाइड। तो काफी अच्छा इसका मोर्टेलिटी रेट भी है। लेकिन ये ह्यूमंस में इजीली ट्रांसमिटेबल नहीं है, ऐसा भी WHO कहता है कि जल्दी फैलता नहीं है ह्यूमंस में। 2003 से अगर देखें तो ये वायरसेस एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच गए हैं। 2016-17 में तो H7N9 के स्ट्रेन ने 300 लोगों को किल किया था, मतलब इससे 300 लोग मर गए थे। बहुत सारे सब टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस के। सारे ही सब टाइप्स बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 सब टाइप्स, एक तो H17N10 और एक H18N11। ये दोनों जो है ये बर्ड्स, सारे बर्ड्स को नहीं करते हैं, ये सिर्फ बैट्स को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा सिर्फ 2 ही स्ट्रेन्स हैं, H1N1 और H3N2, जो अभी जनरल सर्कुलेशन में है लोगों के अंदर, लोगों के
बीच में, दैट इज ह्यूमंस के बीच में, और H7N7 जो है वो हॉर्सेस में होता है, H3N8 हॉर्सेस और डॉग्स दोनों में होता है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो नॉर्मली सिर्फ बर्ड्स को होता था, जिसकी वजह से इसका नाम बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा पड़ा था, वो अब ह्यूमंस को भी होने लगा है और बाकी इवन हॉर्सेस एंड डॉग्स को भी होने लगा है। जो ये वाला नया स्ट्रेन है, रेयर स्ट्रेन है H10N3, ये अभी तक माइल्ड है, इट इज नॉट वेरी ट्रांसमिसिबल, जैसा कि हमें पता चला है, एक ही पर्सन को हमें पता चला है कि हुआ है अभी तक। इसकी क्या टिपिकल सिम्टम्स हैं, तो अगर WHO की माने तो WHO कहता है कि एवियन, स्वाइन और अदर जूलॉटिक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस, इन सब के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, दैट इज माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें फीवर एंड कफ आ गया, देन अर्ली स्पूटम प्रोडक्शन हो गया या फिर निमोनिया हो गया, सेप्सिस विद शॉक एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ स्ट्रेन्स में तो कंजक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, एंसेफेलिटिस, ये सब भी रिपोर्ट किया गया है। ये जो भी नए स्ट्रेन्स आते हैं ये आते हैं बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, और ये इनएविटेबल होते हैं। जो वायरस है वो इवॉल्व होता रहेगा, वो इंसानों से पहले धरती पर आया था तो हमसे ज्यादा इवॉल्व है ऑलरेडी, और वो ऐसे ही इवॉल्व होता रहेगा और उसका इवोल्यूशन इनएविटेबल है, इसीलिए स्ट्रेन्स चेंज होते रहेंगे। इंडिया में अगर हम देखें कि आउटब्रेक कब हुआ था, तो अभी रिसेंटली जनवरी में एक बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था, और उसकी वजह से हमें भी बहुत सारे बर्ड्स को कल करना पड़ा, किल करना पड़ा, दैट वी सॉ इन जनवरी। So that is all for today's FAQ page, and hopefully we will meet again with such a type of video. I hope the information was useful for you. I hope आपके काम ये information आएगी, ये video आपके काम आएगी. And if you like this video, please hit the like button and do consider subscribing. Thank you so much.